कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर एक आईएएस अधिकारी, एक डीएम और एक विधायक के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। वहां पर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कि कौन सीनियर है। कानून की भाषा में अगर समझा जाए तो विधायक सीधे तौर पर सीनियर है। अगर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस देखा जाए तो उसके मुताबिक विधायक एक चीफ सेक्रेटरी से भी सीनियर है, यानी कि पूरे राज्य का जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी है उससे भी सीनियर एक विधायक होता है। मगर क्या जमीनी स्तर पर विधायक के पास एक डीएम के बराबर पावर है, यह समझना जरूरी है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, लैंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, या फिर जो पुलिस का कंट्रोल है, या कोई सर्टिफिकेट बनना है, या कोई फंड स्पेंड होना है, वो कौन करता है? वो डीएम करता है। जो एमएलए है, जो विधायक है, वो कई कमेटियों का मेंबर होता है, मगर वो सिर्फ एक मेंबर होता है, चेयरमैन नहीं होता। वहीं जो डीसी है उसको एक्सक्लूसिव पावर है अपने क्षेत्र में। जय हिंद। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी आती है या फिर कोई बहुत ही बड़ा संकट आता है, तो उस समय जितने भी पब्लिक सर्वेंट यानी विधायक और डिस्ट्रिक्ट के जो भी सीनियर अधिकारी होते हैं, जैसे डीसी होता है, डीएम होते हैं, वो सड़कों पर दिखाई देते हैं और लोगों का हौसला अफजाई करने की कोशिश करते हैं। मगर इस बीच जो है, दोनों के बीच में कई बार कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिलती है, लड़ाई भी हो जाती है। अलग अलग मौकों पर विधायक और आईएएस अधिकारी के बीच में एक कन्फ्रंटेशन कई बार देखी गई है। अब लोग ये समझना चाहते हैं कि आईएएस ज्यादा सीनियर है कि एमएलए ज्यादा सीनियर है। एमएलए एक विधायक है जो कि हर 5 साल में चुनकर आता है, वहीं दूसरी तरफ आईएएस अधिकारी एक इलेक्टेड मेंबर नहीं है, वो एक सिलेक्टेड व्यक्ति है, सिलेक्टेड अधिकारी है जो कि अपनी सर्विस में 25, 30 या 35 या 40 साल तक काम करता है। और ऐसे अधिकारी शुरू करते हैं एसडीएम लेवल से और फिर सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं, जो कि भारत सरकार के सेक्रेटरी सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी उस विभाग के होते हैं। तो अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें अब सीनियर कौन है? मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए अचानक बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई है, वहां पर सब लोग विधायक को फोन कर रहे हैं क्योंकि विधायक ने ही वोटें ली थी। विधायक के हाथ में सब कुछ है या नहीं है, वो डीसी को फोन कर रहा है, डीएम को फोन कर रहा है कि आप ये नहीं करवा रहे, आप वो नहीं करवा रहे। अब लोग देखते हैं कि अगर हमने वोट विधायक को दी है तो ये आगे फोन क्यों कर रहा है, और जिसको फोन कर रहा है वो इसकी बात कभी मान रहा है, कभी नहीं मान रहा है, कभी मना कर रहा है, कभी फोन नहीं उठा रहा है। तो इसमें पूरी सच्चाई है क्या, यही मैं आज आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक वो होते हैं। दूसरे तरफ हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी होते हैं, यूपीएससी के थ्रू चुने जाते हैं। अब जो एमएलए है वो एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है और आईएएस अधिकारी एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी नीतियां हैं, जो भी कानून है, उनको जमीनी स्तर पर लागू करवाना। एमएलए भी उसे लागू करता है और एक आईएएस अधिकारी भी लागू करता है। अब एमएलए जो है वो एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है, यानी हर 5 साल में वो बदल जाएगा या उसे दोबारा लोगों के पास जाना पड़ेगा। अगर लोग चुनकर भेज देते हैं तो वो दोबारा भी आ सकता है, मगर हर 5 साल में उसकी अग्नि परीक्षा होती है। आईएएस अधिकारी वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो एक बार चुना जाता है सिविल सर्विसेज के थ्रू और फिर 60 साल की उम्र तक अपनी नौकरी में बना रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर कोई ज्यादा बड़ा कोई गुनाह कर दे, क्राइम कर दे, सस्पेंड भी होते हैं, कुछ लोग डिसमिस भी होते हैं, ये लक की बात है, मगर नॉर्मली आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र तक काम करते हैं। अब सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि सीनियर कौन है। कई बार लड़ाई होती है और देखिए, विधायक पहुंचा एक एडीसी के पास या डीसी के पास, तो डीसी ने कुछ कह दिया कि तुम कभी डीसी नहीं बन सकते, विधायक कह रहा है कि आप कभी विधायक नहीं बन सकते। तो इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं। तो ऐसे में लोग सवाल पूछते हैं कि सीनियर कौन है। कानूनी तौर पर अगर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस देखा जाए तो उसमें एमएलए सीनियर है, एक एसडीएम से, एक कलेक्टर से नहीं, बल्कि एक चीफ सेक्रेटरी जो कि एक राज्य का सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, उससे भी सीनियर एमएलए है, जो कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, जो कि पूरी तरह से कानून में लिखित है कि विधायक जो है वो चीफ सेक्रेटरी से भी सीनियर होता है। तो ऐसे में अगर डीएम के पास विधायक मिलने जाते हैं तो उन्हें सर कहकर उन्हें संबोधन करना पड़ता है, मगर आमतौर पर सच्चाई क्या है धरातल पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या होती है दोनों से, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, जो आईएएस अधिकारी होता है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये माना जाता है। दूसरी तरफ
जो विधायक होता है उसे मानते हैं कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के इमोशंस को समझता है, उनकी समस्याओं को समझता है, तो वो एक अच्छा विधायक है। वहीं जो आईएएस अधिकारी है वो इंटेलिजेंट कानून की नजर में, कि कोई चीज गलत इलीगल ना हो जाए, कोई भी कानून से परे ना हो जाए। दूसरी चीज, जो आईएएस अधिकारी है उसके अंदर करेज होना चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए टू इंप्लीमेंट द लॉ, सही मायने में कानून को इंप्लीमेंट करने की। वहीं दूसरी तरफ जो विधायक है उसके अंदर कंपैशन होना चाहिए, कंपैशन टू वर्क फॉर द पीपल, कंपैशन टू वर्क फॉर द लास्ट मैन ऑफ दिस कंट्री, यानी कि जो सबसे आखिरी आदमी लाइन में खड़ा है, जो सबसे गरीब है, उसके लिए काम विधायक को करना चाहिए। तो एक बैलेंस है पूरे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस है। एक तरफ विधायक भी काम कर रहा है, एक तरफ आईएएस अधिकारी भी काम कर रहा है, और दोनों का अलग काम है। हालांकि सीनियर जूनियर यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, दोनों का अलग काम है और दोनों ही लोगों के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा, जो आईएएस अधिकारी हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेग्रिटी हो, यानी कि अपने काम के प्रति ईमानदारी। वहीं जो विधायक हैं वो ईमानदार तो हो ही, मगर साथ में प्रैक्टिकल नेचर के हों, प्रैक्टिकल बट नॉट बाउंड बाय द लॉ। कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें कानून में लिखी गई हैं, कानून को तोड़ मरोड़ कर आप किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर लें, तो जो विधायक है उसका काम यह है कि जो लोगों को फायदा पहुंचाएगी उस तरीके से कानून को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाए, ना कि गलत तरीके से जिससे लोगों को नुकसान हो। अब अगला पॉइंट है कि एक आईएएस अधिकारी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफी हाई होने चाहिए, काफी उच्च स्तर के प्रिंसिपल्स, जिससे कि लोग भी इंस्पायर हो सकें। वहीं जो विधायक है वो इंस्पायर तो करेगा। देखिए, जो आईएएस अधिकारी है उसको हर महीने सैलरी मिल रही है, उसे लोगों से सीधे तौर पर कोई राब्ता नहीं है, उसको 5 साल के बाद चुनकर नहीं आना है, इसलिए वो अपना काम करेगा कानून के हिसाब से। वहीं एमएलए जो है उसको प्रिंसिपल्स तो हाई रखने हैं, उसको तनख्वाह तो मिल रही है, मगर उससे ज्यादा उसके काम, उसके खर्चे होते हैं, इसलिए आमतौर पर एमएलए को अपनी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप करनी पड़ती है, यानी खेती से कोई आमदन हो रही है, या कोई रेंटल इनकम हो रही है, या और भी कोई है, क्योंकि पूरे इलाके का 2 लाख आदमी उस विधायक के ऊपर टिका हुआ है। उस विधायक के पास हर समस्या को लेकर आता है। कई बार जेब से पैसे खर्च होते हैं, कई विधायक अपनी जेब से किसी की छत बनवा रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर विधायक बिल्कुल ही बिना पैसे के होगा तो उसके लिए जो है सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगला पॉइंट, जो आईएएस अधिकारी है वो काफी हार्ड वर्क करते हैं अपने काम के लिए, कानून को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, मगर ये हार्ड वर्क तक सीमित रहता है। वो कई बार उनके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी होती है, बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हैं। कुछ आईएएस अधिकारी ऐसा कहा जाता है कि वो एरोगेंट भी होते हैं, मगर विधायक के मामले में ये चीज बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं होती। कोई विधायक अगर वो इगोइस्टिक है, अगर वो ज्यादा जो है अपनी टॉर में रहता है, तो ज्यादा दिन वो नेतागिरी नहीं कर पाता है। ह्यूमिलिटी एक पब्लिक सर्वेंट में, एक विधायक में, एक एमएलए में होनी जरूरी है। तो यहां पर ह्यूमिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। आगे अगर बढ़े तो एक आईएएस अधिकारी एक गुड मैनेजर होना चाहिए, और होता भी है। वहीं दूसरी तरफ एक एमएलए जो है उसके अंदर परसुएसिव पावर टू गेट द वर्क डन ये होनी चाहिए, और ये जो काम है उसे अधिकारियों से करवाना है। एक आईएएस अधिकारी एक गुड मैनेजर है, यानी कि वो अपनी पूरी टीम, जो एडीसी है, एडीएम है, एसडीएम है, नीचे और अधिकारी हैं, तहसीलदार से लेकर जितने भी पूरा प्रशासनिक अमला है, उसको अच्छे से मैनेज करना, उनको कहना कि आपका काम है और मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए सब चीजों की, तो वो उनको देनी पड़ेगी, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। वहीं दूसरी तरफ एमएलए, वो उसका काम बिल्कुल अलग है, उसको अधिकारियों को इस तरह से परसुएड करना है कि जनता के हित में काम हो सके। तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब 7वां पॉइंट है वो फ्रीक्वेंट जो ट्रांसफर है वो आईएएस अधिकारियों की होती है। आमतौर पर आप देखते हैं कि 2 साल आपका डीएम रहा, बदल गया, 6 महीने में बदल गया, 2 महीने में बदल गया। तो प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं उनकी फेरबदल बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ एमएलए ने तो उसी इलाके का एमएलए रहना है जब तक भी जनता ने उसे चुना हुआ है, मैंडेट दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा एमएलए के जो कार्य क्षेत्र है उसमें परिवर्तन सिर्फ इतना हो सकता है कि एमएलए कल को मंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री बन सकता है, तो उनकी पावर बढ़ सकती है। तो ये जो है ये कुछ क्वालिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कुछ विधायक लोग बताते हैं कि बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ विधायक बहुत कमजोर होते हैं। कुछ आईएएस अधिकारी बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ आईएएस अधिकारी बहुत कमजोर होते हैं, वो डर जाते हैं किसी से भी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पार्टी पावर में होती है
उसके विधायक ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो लोकल लेवल पर ट्रांसफर भी करवा लेते हैं अधिकारियों की, एसएचओ की, डीएसपी की, एसपी की, एसएसपी की। और जो पार्टी पावर में नहीं होती, जो उसके विधायक होते हैं, वो कुछ भी नहीं करवा पाते, वो बल्कि अपना काम, अपने इलाके के बेसिक काम भी नहीं करवा पाते। तो ये आमतौर पर सुनने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आईएएस अधिकारी को देखें तो कई आईएएस अधिकारी विधायक के सामने काफी पावरफुल लगते हैं, वो एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ आईएएस अधिकारी बिल्कुल ही अननोन, एनोनिमस रहते हैं, जबकि एक आईएएस को आमतौर पर एक्सपेक्ट किया जाता है वो एनोनिमसली ही रहे। एथिक्स में भी एक चैप्टर है इसके बारे में, और ज्यादा अपने आप को ग्लोरीफाई ना करें, लोगों के सामने ये ना दिखाएं कि मैं बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इंसान हूं, या अपने आप को प्रोजेक्ट ना करें। तो अब आगे जो है आईएएस और एमएलए के बीच में जो अंतर है, वो अब सीधा सीधा अंतर मैं आपको बताऊंगा। एक तो जैसे डीएम है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर की पावर होती है, रेवेन्यू की पावर होती है, लैंड की पावर होती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की पावर होती है। यानी प्रशासन में ए से लेके जेड तक जो भी काम है, जिले में जैसे कहते हैं ना, पूरे देश में पीएम, राज्य में सीएम और जिले में डीएम, ये तीन बहुत पावरफुल पोस्ट है। ऐसे ही जिले में जो डीएम है वो बहुत पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ एमएलए के पास इन चीजों में से कोई भी पावर नहीं है। वो सीधे तौर पर एक सिंपल एमएलए तो है, मगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उसकी से नहीं है कि ये इसको प्रोजेक्ट देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो सब डिसाइड डीएम करता है। वो जो एमएलए होता है वो काफी कमेटीज का मेंबर होता है, जितनी भी लोकल लेवल की कमेटीज होती हैं, मगर वो सिर्फ मेंबर होता है जैसे बाकी मेंबर होते हैं, वो उस कमेटी का चेयरमैन नहीं होता। जबकि डीसी जो होता है, जो डीएम होता है, उसके पास जितने भी मैंने पहले सब्जेक्ट्स बताए, उन सब की एक्सक्लूसिव पावर होती है, सिर्फ पावर ही डीसी को होती है। अब दूसरा है डीसी वर्सेस एमएलए। आमतौर पर देखा गया है कि कई एमएलए भी डीसी को डीसी सर, डीसी साहब कहकर बुलाते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि कानून में एमएलए डीसी से बहुत सीनियर है, चीफ सेक्रेटरी से भी सीनियर है। वो दरअसल ये होता है कि 5 साल में जो है दोबारा चुनाव होते हैं, और अब डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, लोग भी बड़े सियाने हो गए हैं। वो एक विधायक को बार बार अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको फौरन बदल देते हैं छोटी सी वजह से। तो एमएलए अपने आप को इंस्टेबल मानते हैं। वहीं डीसी जो है वो उसने 25-30 साल वहीं पर रहना है। तो ये जो है कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में बना रहता है। कई जगह डीसी बहुत अच्छे हैं, वो हर जो जितने भी इलेक्टेड जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर कई जगह देखा गया है कि डिसरिस्पेक्ट भी की गई है, ऐसे मामले सामने आए हैं, एमएलएज ने कंप्लेंट्स भी की हैं। तीसरी चीज, जो इमीडिएट सुपीरियर होता है आईएएस अधिकारी का, वो होता है उनके सीनियर ऑफिसर्स। डीसी किसको रिपोर्ट करेगा या डीएम किसको रिपोर्ट करेगा? वो डिविजनल कमिश्नर को करेगा या चीफ सेक्रेटरी को करेगा। तो कुल मिलाकर ये चेन ऐसे चल रही है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी किसको करेगा? अल्टीमेटली वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, यानी कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा। वहीं जो एमएलए है वो एक्सक्लूसिवली उसके पास अपनी पावर है, ज्यादा से ज्यादा वो चीफ मिनिस्टर को बता सकता है कुछ अगर बताना हो, या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को बता सकता है, उनको रिस्पॉन्सिबल उनको आंसरेबल हो सकता है। मगर डीसी की तरह एमएलए पूरी हायरार्की में किसी को आंसरेबल नहीं होता है। चौथी चीज, जो आईएएस अधिकारी है कानूनी तौर पर उसे एमपी, जो कि लोकल एमपी हैं, और साथ में एमएलए, उनके हर सवाल के लिए या हर क्वेरी के लिए रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। यानी कि वो कुछ पूछ रहे हैं तो बताना भी पड़ेगा, वो कोई मीटिंग बुला रहे हैं तो जाना भी पड़ेगा, हर जगह आपको साथ रहना पड़ेगा। अगर वो कोई इलाके का दौरा करना चाहते हैं और डीएम को साथ ले, भाई आपको चलना पड़ेगा साथ में, हमें समझाइए, तो जाना पड़ेगा साथ में। मगर कई जगह देखा गया है कि डीएम नहीं भी जाते, अगर दूसरी पार्टी के एमपी या एमएलए है, तो जमीनी स्तर पर यह चीज भी देखी गई है। अब 5वें नंबर की चीज है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कौन किसको अकाउंटेबल है। एक आईएएस अफसर सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर को और सरकार को अकाउंटेबल है। वहीं दूसरी तरफ एमएलए जो है वो लोगों को अकाउंटेबल है। अगर लोगों के लिए काम नहीं किया तो 5 साल बाद एमएलए साहब की कुर्सी चली जाएगी, और जो अधिकारी है, जो आईएएस अधिकारी है, उसकी कुर्सी पक्की है। मगर अगर उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो यह हो सकता है कि उनकी ट्रांसफर हो जाए, और सही और ज्यादा खराब किया तो यह हो सकता है सस्पेंड हो जाए, और बिल्कुल ही खराब किया, जिसे कहे कि मिट्टी में ही मिला दिया, तो हो सकता है डिसमिसल का कभी कोई मामला बन जाए। कुछ आईएएस अधिकारी डिसमिस भी हुए हैं, यह भी समझना पड़ेगा। 6ठे नंबर पर देखिए, दोनों का काम लोगों को सर्व करना है। पब्लिक सर्वेंट एक आईएएस अधिकारी भी है, पब्लिक सर्वेंट एक एमएलए भी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीधे तौर पर कहा था कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं वो पूरी तरह से पब्लिक सर्वेंट है, यानी जनता के नौकर हैं।
हालांकि आज जमीनी तौर पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अपने आप को ग्लोरीफाई कुछ लोग करते हैं, मगर ऐसे सब नहीं है। आज कई आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी आप पूछ लीजिए, वो गवर्नमेंट को आंसरेबल तो होते हैं मगर सीधे तौर पर जनता का नौकर अपने आप को मानते हैं। वैसे ही एमएलए तो सीधे तौर पर है ही, क्योंकि जनता उन्हें चुनकर भेज रही है। और अगर यहां दोनों के बीच स्पेसिफिक पावर्स के डिफरेंस की बात की जाए तो 7वें नंबर पर मैं रखूंगा मजिस्टीरियल पावर। जो जैसे डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पास मजिस्टीरियल पावर है, वो एमएलए के पास नहीं है। दूसरे नंबर पर जो डीएम होता है, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर के दौरान धारा 144 और भी कई चीजें, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की चीजें हैं, जो लॉज हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की पावर होती है। वो पावर विधायक के पास नहीं है। विधायक उसमें पूरी तरह हेल्पलेस है, और अगर करना भी होगा तो विधायक डीएम को ही कहेगा, सीधा खुद नहीं कर सकता। तीसरी चीज, जो जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, जैसे कि एसडीएम हो गया, जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं, एडीएम हो गया जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और बाकी के जो मजिस्ट्रेट हैं, उन सब की जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उन सब का सुपरविजन डीएम के पास होता है। और डीएम जो होता है वो चीफ मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिले के अंदर। एमएलए नहीं होता, वो डीएम होता है, यानी डीसी होता है। तो कुल मिलाकर मजिस्टीरियल पावर और जितने भी मजिस्ट्रेट्स एग्जीक्यूटिव हैं, उनका हेड जो है वो डीएम होता है। वहीं एमएलए किसी का हेड नहीं है। वो लॉ में लिखा गया है कि वो सीनियर है चीफ सेक्रेटरी से, मगर पावर उसके पास मजिस्टीरियल नहीं है, ये समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट वो है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर एमएलए ने, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह का एक्शन हो, तो वो डीएम को ही फोन करेंगे कि भाई आप इस तरह का काम कीजिए, नहीं तो जनता को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जनता से एमएलए जुड़े होते हैं, तो आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी उनकी बात मान भी लेते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होती है उस इलाके की। इसके बाद जो डीएम होता है, जो आईएएस अधिकारी होता है, वो जिले की पुलिस को कंट्रोल करता है। जिले की पुलिस का मुखिया यानी एसएसपी डीएम को रिपोर्ट करता है। वहीं जो विधायक है उसको पुलिस का मुखिया रिपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब पुलिस जो है वो डीएम के अंडर है, एमएलए के अंडर नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो एमएलए सीनियर तो है, मगर उसके अंडर पुलिस भी नहीं है। इससे आगे जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है एक आईएएस अधिकारी की। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर होता है, यानी जो डीसी होता है, या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक ही ये पद है। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग समय पर ये अलग अलग पावर्स यूज करते हैं। मगर जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के टाइम वो डीसी या डीएम वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बन जाता है, डीईओ बन जाता है, और वो पूरी तरह से रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका निभाता है, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर बन जाता है, निर्वाचन आयोग का अधिकारी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो एमएलए होता है, वो चुनने के लिए गया होता है, तो वो तो अपनी जनता के हिस्से उस समय वोट मांग रहा होता है। तो दोनों एक अलग भूमिका में होते हैं। वहां पर एमएलए की अग्नि परीक्षा चल रही होती है, यहां पर जो डीसी है वो उस समय चुनाव आयोग का अधिकारी बन जाता है। वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी नहीं रहता, वो उस समय चुनाव आयोग का एक अधिकारी बन जाता है। अगला नंबर जो है, वो जो डीसी होता है, जो डीएम होता है, वो स्टेट में, जिले में अगर कोई काम होता है, तो उसके लिए कोई अभियोग चलाना है, कोई अभियोजन करना है, तो उसके लिए अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति भी करता है। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो जिले के लिए होते हैं कुछ मैटर्स में, उनकी नियुक्ति डीएम करता है, मगर ये पावर एमएलए को नहीं है। इसके बाद जितने शेड्यूल कास्ट उस जिले में होंगे, जितने अदर बैकवर्ड कास्ट होंगे, जितने शेड्यूल ट्राइब होंगे, उन सबके जो जाति के प्रमाण पत्र हैं वो डीसी ही बनाता है, वो डीएम ही बनाता है, वो एमएलए नहीं बना सकता, ये भी समझ लीजिए। इसके बाद जो फंड्स हैं, कोई भी सेंटर की स्कीम लागू होनी है, कोई भी स्टेट की स्कीम लागू होनी है, एमपी लेड का, यानी जो सांसदों को पैसा मिलता है, वो पैसा भी अगर खर्च होना है तो वो डीसी के जरिए ही होगा। तो आप समझ लीजिए कि डीसी के पास कितनी पावर है, डीएम के पास कितनी पावर है। अगर कोई केंद्र सरकार की स्कीम है, उसका पैसा भी लोकल अगर खर्च होना है तो वो डीएम के जरिए होगा। राज्य सरकार की कोई स्कीम है तो उसका पैसा भी डीएम के जरिए होगा। एमपी लेड का जो सांसदों को पैसा मिलता है, उनकी निधि का पैसा, वो भी डीसी की कंसल्टेशन, हालांकि बताते माननीय सांसद ही हैं, मगर वो पैसा जो है पूरी तरह से जो स्पेंड होता है वो डीएम ऑफिस के जरिए ही होता है, क्योंकि डीएम के पास ही वो पैसा आता है स्पेंड करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आईएएस अधिकारी और विधायक दोनों ही जनता के लिए काम कर रहे हैं। कौन ज्यादा पावरफुल है ये मैंने आपको बता दिया। कानून के तौर पर विधायक चीफ सेक्रेटरी से भी सीनियर है। कुछ जगह कन्फ्रंटेशन देखा गया है, बाकी
आप बेहतर जज हैं। जय हिंद।